हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। आज 27 नवंबर 2023 को नॉन मेडिकल एचपी टेट कंडक्ट करवाया गया और इस एग्जाम में हमारे पास साइकोलॉजी सेक्शन में बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए थे। आई होप मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चन जो है वो अबव स्कोर 25 ही रहने वाला है। तो साइकोलॉजी सेक्शन के अंदर अगर हम क्वेश्चन डिस्कस करें हमारे, तो दिस वन इज योर सीरीज डी के अंदर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो है आपका डिराइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। बहुत ही फेमस थ्योरी है डिराइव थ्योरी या डिराइव रिडक्शन थ्योरी आप बोल सकते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारे पास रहेगा CL हल, इनका पूरा नाम है। यहाँ पर हमें उनका सरनेम प्रेजेंट था हल, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास हल। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर अ टीचर, कि जो हमारे शैक्षिक मनोविज्ञान का एक अध्यापक के लिए शैक्षिक निहितार्थ है, मतलब उसको किस तरह से एजुकेशन साइकोलॉजी को यूज करना है, तो क्या करना पड़ेगा उसे। दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड और स्टूडेंट। सबसे पहले बच्चे को क्या करें, समझे, मतलब उसकी एबिलिटी, इंटरेस्ट, सारी चीजें जो है उसे क्या करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो था यहाँ पर, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें पूछा गया था कि व्यवहार का अध्ययन करने की सबसे वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधि। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रिपीटेड क्वेश्चन रहता है आपके मैक्सिमम टाइम एग्जाम्स में। तो आपको पूछा जाएगा जब भी आपका साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ साइकोलॉजी, दैट इज योर एक्सपेरिमेंटल मेथड को कहा जाता है। अगर बाई चांस अगले पेपर में आपको पूछ लिया जाए कि ये मेथड किसने दिया है, तो दिस इज गिवन बाई विलियम वुड। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज योर डैश पारिवारिक पृष्ठभूमि और शैक्षणिक विकास में संबंधित जानकारी होती है। डैश इंक्लूड द डाटा कंसर्निंग द फैमिली बैकग्राउंड एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी एजुकेशनल डेवलपमेंट, मतलब जहां पर हम फैमिली बैकग्राउंड और एजुकेशनल डेवलपमेंट के डाटा को स्टडी करते हैं, तो वो मेथड कौन सा है, तो उस मेथड को कहा जाता है केस स्टडी मेथड। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 था हमारे पास एजुकेशनल साइकोलॉजी इज, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है दैट इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन रहेगा दैट इज योर एन अप्लाइड साइंस। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है वो है आपका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया साइकोलॉजी इज सेड टू बी द साइंस ऑफ स्टडी। किस चीज को स्टडी करेगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जहां पर भी आपको बिहेवियर के रिगार्डिंग ऑप्शन मिल जाएगा दैट इज द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी। 4 मीनिंग दिए गए थे। जो आपका मॉडर्न मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी है वो रहेगा आपका बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हु कुड द टर्म सीरियल पोजीशन इफेक्ट। एक नया क्वेश्चन जो था वो एचपी टेट के अंदर पूछा गया था साइकोलॉजी सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास जो सीरियल पोजिशनल इफेक्ट है वो दिया गया है एबिंग हंस के द्वारा, हरमन एबिंग हंस के द्वारा दिया गया है। Which of the following method is used for memorizing a poem? जब भी हम किसी पोएम को मेमोराइज करेंगे तो इनमें से हम कौन सा मेथड जो है वो यूज करेंगे जो इफेक्टिव रहेगा उसके लिए। तो यहाँ पर जो इसका राइट ऑप्शन रहेगा दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस। इट मीन सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास आफ्टर क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमसे पूछा गया था कि हु इज द फादर ऑफ साइकोएनालिसिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बड़ी बात जो है वो नॉन मेडिकल टैट में तो स्पेशली बहुत बार पूछा गया है। तो आपके पास साइको एनालिसिस, इट मीन जहां पर भी आपको मनोविश्लेषण वर्ड मिल जाए, ऑलवेज रिमेंबर वहां पर आपके पास जो आंसर रहेगा दैट इज योर सिगमंड फ्राइड। तो ऑप्शन 9 क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन हो जाएगा दैट इज योर बी ऑप्शन। इन इंडिया फर्स्ट साइकोलॉजी लैब, भारत में पहले साइकोलॉजी लैब को कब एस्टेब्लिश किया गया था। अब देखिएगा, भारत में जो पहली साइकोलॉजी लैब है उसे एस्टेब्लिश किया गया था कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। इट मीन्स भारत में कलकत्ता जगह पर, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। और दूसरी बात, अगर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी अगर पूछा जाए कि किसने कब की है ये, तो ये रहेगी आपकी 1916 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, द सिंगल फैक्टर थ्योरी। अब देखिएगा क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछा गया था, वैसे जनरली पूछा जाता है वन फैक्टर, तो यहाँ पर आपको पूछा गया था सिंगल फैक्टर थ्योरी। तो सिंगल फैक्टर थ्योरी को दिया है बहुत ही फेमस पर्सन अल्फ्रेड बिनेट ने। तो राइट ऑप्शन हमारे पास जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का दैट इज योर बी ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12,
आर्कीटाइप इज अ टर्मिनोलॉजी विच इज एसोसिएटेड विद, जो ये जो आर्कीटाइप जो टर्मिनोलॉजी है आपकी वो दी गई है जंग्स के द्वारा। तो राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, दैट इज योर जंग। आद्य रूप जो शब्दावली है उसको दिया गया है जंग्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 जो आपको पूछा गया था, विच साइकोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद बिहेवियरिज्म। यहाँ पर आपके पास 4 साइकोलॉजिस्ट दिए गए थे जिनमें से आपको बताना था कि बिहेवियर के बारे में बात करने वाला कौन सा था। तो यहाँ पर आपके पास हल, एर्नोल्ड और जेम्स के बारे में बात करें तो इन्होंने जो है वो बिहेवियरिज्म के बारे में जो है वो कोई बात नहीं की है अपनी थ्योरीज के अंदर। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है वो रहेगा आपका स्किनर। और स्किनर ने जब अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को प्रेजेंट किया था तो वहां पर उन्होंने बिहेवियर को भी प्रेजेंट किया था। तो याद रखिएगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग अगर आपको पूछी जाए किसने दी है तो वो रहेगा B.F. स्किनर। क्वेश्चन नंबर 14 जो यहाँ पर पूछा गया था, इन विच मेथड ऑफ स्टडी ऑफ साइकोलॉजी इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड है उसमें हमारे पास वेरिएबल प्रेजेंट होते हैं, एक होता है आपका इंडिपेंडेंट और एक होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। ये ध्यान रखिए आप लोग। तो याद रखिएगा कि अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए वेरिएबल के अंदर तो आपके पास जो सही ऑप्शन रहेगा दैट इज योर एक्सपेरिमेंटल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास पूछा गया था अंतर्निरीक्षण। अभी ये क्वेश्चन जो था वो JBT टैट में भी पूछा गया था कि कॉन्सेप्ट लाइक इंट्रोस्पेक्शन, कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस आर एसोसिएटेड विद, मतलब जो हमारी अंतर्निरीक्षण विधि है और जो हमारा कॉन्शियसनेस है उसको किस वाद में या किस स्कूल में जो है वो डिस्कस किया गया है। तो आपको अगर क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आता है, सपोज करो कि आप डायरेक्ट यहाँ से फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ट्रिक आप यूज कर सकते थे कि इंट्रोस्पेक्शन को दिया था विलियम वुंट के द्वारा। इंट्रोस्पेक्शन को किसने दिया था? विलियम वुंट के द्वारा दिया था। और विलियम वुंट ने आपका कौन सा स्कूल दिया है? स्ट्रक्चरलिज्म दिया है। और स्ट्रक्चरलिज्म में उन्होंने कॉन्शियसनेस को क्या, कॉन्शियसनेस के ऊपर क्या किया है? फोकस किया है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो सही ऑप्शन होना था वो है आपका स्ट्रक्चरलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 16, द गोल ऑफ सोशल कॉग्निटिव थेरेपी इज बेसिकली, जो हमारी सामाजिक संज्ञानात्मक चिकित्सा का आधारभूत उद्देश्य है। ठीक है, आप इसको जनरली यहाँ पर डिफाइन कर सकते थे ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एंड कॉग्निटिव। तो वो क्या है आपके पास? खुद को क्या करना? रेगुलेट करना। ठीक है, वो उसका क्या है? एम रखा गया है। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास? सेल्फ रेगुलेशन इज द राइट आंसर। इट मींस बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में बात करें तो सोशल लर्निंग थ्योरी वाज डेवलप्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, हर बार पेपर में पूछी भी जाती है मैक्सिमम टाइम, कई बार एग्जाम्पल के बेस पे पूछी जाएगी, कई बार डायरेक्ट पूछी जाती है। तो सोशल लर्निंग थ्योरी को दिया गया है एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा, जिसे हिंदी में कहा जाएगा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। किसने दिया है? अगर मॉडिफाई करके क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखिएगा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी भी इसी को ही कहा जाता है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी इसी को ही कहा जाता है। इसी को ही आप इमिटेशन थ्योरी भी कहते हैं, इसी को ही इमिटेशन थ्योरी भी कहते हैं, और इसी को ही आप मॉडल थ्योरी भी बोल सकते हैं। तो अगर आपको पूछें कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग किसने दिया है, इमिटेशन थ्योरी किसने दी है, मॉडल किसने दी है, तो आंसर आपके पास आ जाएगा अल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज ऑफ पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी इज लेस डिटर्मिनिस्टिक। तो सबसे जो कम अप्रोच है जो पर्सनैलिटी को डिटर्मिन करती है वो इनमें से कौन सी है? सोशल लर्निंग अप्रोच भी होगी, साइकोएनालिटिक भी होगी, बिहेवियरल भी होगी। तो जो हमारी लिस्ट अप्रोचिंग है वो है हमारी ह्यूमनिस्टिक, जो किसने दी है? आपकी मैस्लो और रॉजर ने इकट्ठे होकर जो प्रेजेंट की है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो ऑप्शन है वो रहेगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास इन फ्राइड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। अब यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दी गई थी और आपको उनमें से जो सही स्टेटमेंट थे उसे चूज करना था फ्राइड की थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट था द आइडिया ऑपरेट बाय सेकेंडरी प्रोसेस, एंड सेकेंड वन था द सुपर ईगो ओबेज प्लेजर प्रिंसिपल, जो बिल्कुल भी गलत है क्योंकि सुपर ईगो जो है वो आपका मोरालिटी को डिफाइन करता है। ऑप्शन नंबर 3 था हमारे पास द ईगो ओबे द रियलिटी प्रिंसिपल, जो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्योंकि हमारा जो इन द ईगो और सुपर ईगो है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग आपने हमेशा ध्यान रखना है, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ईद आपका रिलेटेड है प्लेजर से, ईगो रिलेटेड है आपका रियलिटी से, और सुपर ईगो रिलेटेड है आपका मोरालिटी से। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन आपके पास रहने वाला है दैट इज योर ऑप्शन नंबर
सी। तो दिस इज योर द ईगो ऑब्वियस द रियलिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस। सिंपल सा एक लॉजिक भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। वैसे तो जनरली कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारी जो कुंठा है, फ्रस्ट्रेशन जब हमें हो जाती है चीजों से तो हमें क्या होता है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पर पूछी थी कि फ्रस्ट्रेशन और अग्रेशन का जो रिलेशन है वो किस तरह का है। तो यहाँ पर हो जाएगा दैट इज योर फ्रस्ट्रेशन प्रोड्यूस एग्रेशन, दैट इज योर बी ऑप्शन की जो फ्रस्ट्रेशन है वो अग्रेशन को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल प्रोसीजरल बेस्ड इन पार्ट ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग। जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है उसमें उन्होंने जो क्लिनिकल प्रोसीजर था वो कौन सा यूज किया था। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सिस्टेमेटिक डिसेंटाइजेशन। इसका मतलब है क्रमिक विश्ववेदनीकरण जिसे हिंदी में कहते हैं। अब देखो पहले कौन सा आया, कंडीशनल आया, फिर अनकंडीशनल आया, फिर कंडीशनल, फिर अनकंडीशनल। सबसे पहले अनकंडीशनल था, फिर कंडीशन दी, फिर अनकंडीशनल किया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए थे, 4 स्टेटमेंट्स दी थी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग, जिसमें से आपको सही को चूज करना था। नॉलेज ऑफ ग्रेट फैक्ट, ability to get good marks, or all factor that make person different from other, or the ability to think abstract. तो this is the type of intelligence जहाँ पर क्या कहा था कि intelligence is ability to thinking abstractly। तो right option जो हमारे पास रहेगा that is your D option। क्वेश्चन नंबर 23 है गेस्टाल्ट थ्योरी एम्फेसाइज्ड। ये भी आपका एक रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया था, जो पिछली बार भी सेम आई थिंक नॉन मेडिकल में ही पूछा गया था कि जो हमारा गेस्टाल्ट थ्योरी है वो किसके ऊपर एम्फेसाइज करता है। तो दिस इज योर डी ऑप्शन, आवर टेंडेंसी टू सी पैटर्न। उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है जानकारी के प्रभावी अवलोकन निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी सर्वोत्तम है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी इन स्कैनिंग इंफॉर्मेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इज कंसीडर्ड बेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास रहेगा दैट इज योर सक्सेसिव स्कैनिंग। यहाँ पर जो इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है, क्या पूछा था कि जानकारी के प्रभावी अवलोकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी, मतलब हमें अगर जानकारी को प्राप्त करना है और उसे प्रभावी तरीके से उसका अवलोकन करना है तो कौन सी टेक्निक रहेगी, तो वो रहेगी आपकी कंजर्वेटिव फोकसिंग। तो ध्यान रहे यहाँ पर रूढ़िवादी ध्यान केंद्रित जब हम करेंगे तो वहां पर हम जो है वो एफिशिएंसी इन स्कैनिंग इंफॉर्मेशन जो है वो क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर मूलर लेयर इल्यूजन इज लाइकली टू अकर मोर इन कल्चर कैरेक्टर। जो मूलर लायर भ्रम की संस्कृति विशेषताओं में अधिकतर होने की, जहां पर संस्कृति की जो है वो बात की जाएगी, वो किस तरह के घर होंगे जहां पर लोग रहते होंगे, जहां पर ज्यादा संस्कृति जो है डेवलप होगी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए थे आपके पास शेप के बेस पे जो घर हैं आपके पास। तो क्या कहा कि पीपल लिविंग इन रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर बिल्डिंग, और कहा था इन बिल्डिंग विच आर राउंड एंड फ्यू कॉर्नर्स। पीपल लिविंग इन ओपन स्पेस में जो रहते हैं, जो गुफाओं में रहते हैं, उनकी संस्कृति ज्यादा डेवलप होगी। तो आपके पास इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, पीपल लिविंग इन रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर बिल्डिंग, क्वेश्चन नंबर 25 का ए ऑप्शन। उसके बाद बचते हैं हमारे रिमेनिंग 25 के बाद 5 क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास 26 नंबर पे है 26 नंबर पे है हमारे पास यहाँ पर द मॉडल ऑफ मेमोरी। सिंपल सी बात है कि मॉडल ऑफ मेमोरी को किसने दिया है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट को कंफ्यूज करने के लिए बहुत लंबा कर दिया गया था। द मॉडल ऑफ मेमोरी कंसिस्टिंग ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी विच सर्व एज गेटवे टू लॉन्ग टर्म मेमोरी वाज प्रोपाउंडेड बाय। तो जो सिंपल सी बात थी कि मॉडल ऑफ मेमोरी को किसने दिया है, 4 लोगों के नाम आपके पास दिए थे। तो ऑलवेज रिमेंबर एटकिंसन एंड शिफ्रिन ने मेमोरी के मॉडल को प्रेजेंट किया है, जिसका नाम क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, क्योंकि लास्ट टाइम यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी किसने दिया है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी को किसने दिया है, तो आंसर रहेगा आपके पास एटकिंसन एंड शिफ्रिन, जिसे हम मॉडल ऑफ मेमोरी भी कहते हैं।
बैकवर्ड कंडीशनिंग अगर, अब ये बैकवर्ड कंडीशनिंग कैसे होती है, क्लासेस में जब क्लासिकल कंडीशनिंग को डिस्कस किया था आपके पास, तो वहां पर ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, पूछा गया भी है और बताया भी गया था क्लासेस के अंदर। तो बैकवर्ड कंडीशनिंग क्या होती है, जब यूसीएस पहले दिया जाए और सीएस बाद में दिया जाए, यूसीएस पहले दिया जाए और सीएस बाद में दे। यूसीएस हुआ अनकंडीशनल स्टिमुलस और सीएस हुआ कंडीशनल स्टिमुलस, जिसे यहाँ पर लिखा था यूएस, यूएस का मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस। तो कहाँ पर ऐसा लिखा है कि यूसीएस पहले हो और सीएस बाद में हो, तो यहाँ पर लिखा था सीएस एंड यूएस आर प्रेजेंटेड साइमल्टेनियसली, तो ये भी नहीं होगा। CS is presented first, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। CS is presented first, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि CS तो पहले दिया ही नहीं जाता है। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका डी ऑप्शन, US is presented first and CS is presented after the termination of US। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूछा गया था Which of the following, which memory is the result of instrumental motor learning? JBT टेट में पूछा था एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ सिमेंटिक मेमोरी। यहाँ पर पूछा था कि वो कौन सी मेमोरी है जहाँ पर हम अपनी मोटर लर्निंग करते हैं, मतलब जहाँ पर हम अपनी मूवमेंट भी करेंगे। तो वो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, दैट इज योर प्रोसीजरल मेमोरी, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रक्रिया मूलक स्मृति। पीपल विद मॉडरेट मेंटल, 4 IQ आप लोगों ने हमेशा ध्यान रखने हैं, किस किस के, एक आ जाएगा आपके पास माइल्ड, एक आ जाएगा आपके पास मॉडरेट और एक आ जाएगा आपके पास सेवियर और एक लास्ट आ जाता है आपके पास प्रोफाउंड। किसी में से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमें पूछा था किसके ऊपर, मॉडरेट के ऊपर, मॉडरेट के ऊपर पूछा गया है, तो राइट ऑप्शन रहेगा आपके पास 35 to 54 इज द राइट आंसर। तो डिजाइन teaching learning activities for a classroom to suit the requirements of the student, teachers should have knowledge of। ठीक है, कि एक बच्चे के बारे में अगर जानना है तो किस साइकोलॉजी के बारे में जो है वो टीचर को पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा दैट इज योर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। अगर आप अपनी आंसर की को मैच कर रहे हैं तो डेवलपमेंट साइकोलॉजी क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हर तरह की डेवलपमेंट आती है, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, हर तरह का डेवलपमेंट, और यहाँ पर हमारा जो है वो साइकोलॉजी सेक्शन कवर होता है। आई होप सबके जो है वो 25 के अबव ही मार्क्स होंगे। फर्दर आगे अगर कोई भी स्टूडेंट जो है वो टीजीटी कमीशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो 28 से, इट मीन्स 28 नवंबर 2023 से हमारे बैचेस जो है शुरू होने वाले हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।